Hi everyone, good afternoon. But we will begin because we have a very short window and I do want to talk about the book properly. So, a lot of you would know Rahman Abbas, he's the author of Rosin, and it's a beautiful novel set in Bombay. Originally written in Urdu, the novel won the Sahitya Academy Award, and Penguin published it in English. We translated and published it in English last year. So, congratulations. Thank And, you. with English, there's a new audience for you as well. You've written 5 novels in Urdu. But tell us the story behind Rosin. How did the novel come about? And how did you come up with the idea? काफ़ी मुश्किल होता है ये बताना कि हाउ यू conceived an idea and you wrote a novel. Writer, if you are a writer, you are a fiction writer, you are always in the process of thinking. तो सोचते रहते हैं and then you meet a lot of people, you go to different places, you make new friends, नए दोस्त ज़िंदगी में आते हैं, नए इलाकों में आप सैर करते हैं. तो बहुत सारा ऐसा हुआ है कि बम्बई में जो मैंने ज़िंदगी गुजारी वो ज़िंदगी में कई तरह की के अलग अलग शेड्स थे. At my initial stage we lived in slums. So in slums we have seen different families and their internal traumas, internal conflicts, husband, wife, their relationship, broken relationship and how broken relationship survives. तो बहुत सारा जो रिश्तों का खेल है वो आप देखते हैं. तो उसमें से कहीं ना कहीं कभी ऐसा लगता है आपको कि this aspect of this people's life has not been written about. तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि ये जो सेंट्रल थीम है इस नॉवेल का, उस पर जितना लिटरेचर मैंने पढ़ा था उसमें लिखा नहीं गया था. यानी हस्बैंड वाइफ के रिश्ते कितने ख़राब होते हैं, और आजकल आप जानते ही हमारे यहाँ रिश्ते वैसे ही कितने ख़राब होते हैं, चाहे वो शादी के बग़ैर रखा हुआ रिश्ता हो या शादी के बाद का रिश्ता हो या शादी के टूटने के बाद नया रिश्ता हो. रिश्ते अपनी सारी शक्लों में हमारे यहाँ बहुत बिखरे हुए हैं. तो उस पर तो हमारे यहाँ काफ़ी लिटरेचर है, लेकिन इस नावल में जो जिसकी वजह से मुझे ये नया लफ्ज़ लाना पड़ा टू डिस्क्राइब द सेंट्रल थीम ऑफ द नावल, वो ट्रामा और वो स्टोरी कम से कम मेरी स्टडीज़ में जितना फिक्शन मैंने पढ़ा था इस पर किसी ने नहीं लिखा था. तो मुझे लगा कि ये एस्पेक्ट इंसानी ज़िंदगी का ऐसा है जिस पर एक पूरा नावल लिखा जा सकता है, ख़ासकर ऐसा नावल जिसके पास बॉम्बे सिटी जैसा बैकग्राउंड हो, बैकड्रॉप हो. तो बेसिकली ऐसी एक आइडिया जहन में आया और हमने नावल लिखना शुरू किया और 2-2.5 साल के प्रोसेस में वो नावल हो गया. So, you mentioned a bit about the title. The book has a unique title, Rosin, and a lot of people who first encounter the book, they want to know what does Rosin mean. So, tell us a little bit about the title of the book. हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये जितने लोग यहाँ पर हैं उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये लफ्ज़ क्या है. एंड दिस इज़ अ चैलेंज फॉर यू. आप जिस भाषा से आते हैं, वेदर इट इज़ कन्नड़ा, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, तमिल, मलयालम, आपकी भाषा में भी इस साइकोलॉजिकल ट्रामा के लिए शब्द नहीं है. उर्दू जैसी ज़बान में जिस पर 3-4 बड़ी भाषाओं का प्रभाव है, असर है, इन्फ्लुएंस है, उसमें भी मेरे पास कोई लफ्ज़ नहीं था. तो मैंने 2 अल्फाज उर्दू के लिए हैं, एक रूह यानी आत्मा, सोल, और दूसरा हुज़्न. हुज़्न यानी दर्द, पेन, पीड़ा, मेलानखोली. और फिर इनसे एक लफ्ज़ बनाया रूहज़िन, यानी वो दर्द जो आपकी आत्मा के अंदर बहुत गहरा हो, वो दर्द जो आपका सिर्फ मेंटल स्ट्रेस नहीं हो बल्कि आपकी रूह को निचोड़ने वाला हो और रूह को लगी हुई दीमक की तरह हर वक्त आपको अंदर ही अंदर से खा रहा हो. तो वो दर्द क्या है, ये सवाल है. अब ये तो वर्णन हुआ. तो दोस्तों, ये ज़िंदगी जो मैंने देखी थी उसमें मैंने ऐसे कई लोगों को देखा था जो इस ट्रॉमा से गुजरे थे. और ये होता ये है कि छोटे बच्चे अपने बचपन में 4, 5, 6, 7 साल की उम्र में अगर अपनी माँ या अपने बाप या अपने माँ बाप दोनों को किसी और के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हुए या मोहब्बत के ऑब्जेक्शनेबल पोजीशन में देख लेते हैं, तो वो बच्चा उस मंजर को देखकर या उस सीन को देखकर दोबारा कहीं और चला जाता है, लेकिन जब तक वो जिंदा रहता है वो उसको डिस्टर्ब करता रहता है.
तो हमारे समाज में माँ और बाप अगर ऐसे हैं या दोनों ऐसे हैं तो उनके लिए शब्द हैं, और उन दोनों के रिश्तों को में जब ये चीज़ आती है तो हम उसे बेट्रायल कहते हैं, बेवफाई कहते हैं, इसके लिए भी हमारे पास शब्द हैं। लेकिन जो बच्चा इस दृश्य को देख लेगा उस पर क्या होगा, हाउ ही वुड साइकोलॉजिकली सफर, वेदर ही विल सफर और नॉट, और अगर वो सफर होता है तो क्या इंटेंसिटी होती है, और क्या इक्वली सबकी इंटेंसिटी एक जैसे होती है, नहीं होती है, क्योंकि हम सब अलग अलग हैं। हम सबका जो सेंसिटिव रिएक्शन होता है किसी भी एक चीज के बारे में वो अलग अलग है। एक आदमी के लिए बम ब्लास्ट कोई मानी नहीं है, वो दूसरे वहीं आपको पता है बम ब्लास्ट हुआ वो आइसक्रीम उठा के खाने लगेगा, लेकिन एक आदमी के लिए पड़ोस में कोई मर गया ये बात उसके लिए वो 2 घंटे तक खाना नहीं खा पाएगा। तो सेंसिटिविटी लेवल हम सबका अलग होता है, तो इसी तरह इन बच्चों का भी अलग है। तो नॉवेल में कुछ बच्चों का एक तरह से बैकग्राउंड, उनकी जिंदगी का ये बयान किया गया है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ देख लिया था जो अब उन्हें हाउंट करता है, और ये दर्द आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगता है, और ये इतना फैल जाता है बाद में कि ये आपकी पूरी आत्मा को एक गहन की तरह लग जाता है, जैसे चांद गहन लग जाता है, बिल्कुल वैसा ही लग जाता है। और जब ये दर्द आपकी रूह पर काबिज हो जाए, कब्जा कर ले, तो इससे निकलना मुश्किल है। तो उस पूरी सिचुएशन को और उस पूरी ट्रॉमा को बनाने के लिए रोजिन का लफ्ज हमने बनाया। I think you described it beautifully, Rahman. And we spoke about how it is difficult to actually like completely translate, you know, some terms, some phrases, words from one language to another. Of course, and yeah. you had to coin a new word to actually, you know, explain this pain, you know, of the soul. I also wanted to at this point ask you, because there's also a love story in the book. Of course, you love know, story. there is a lot of pain, but there is also love in Rosalind. So tell us a little bit about the love story, the characters. देखिए, एक तो हम बम्बई में पैदा होते हैं तो बचपन से हिंदी फिल्में देखते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने एक नॉवल में लिखा भी है कि पिछले 70 वर्षों से एक ही हिंदी फिल्म अलग अलग नामों से छप रही है, बन रही है। मतलब उसमें एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है, वो प्यार करते हैं, बाप कभी राजी होता है नहीं होता है, दे स्ट्रगल करते हैं, फिर शादी होती है, और जहाँ से असल जिंदगी शुरू होती है वहाँ पे ये खराब फिल्में बंद होती हैं। सो एक ही फिल्म में बना रहे हैं, उसमें कोई एस्पेक्ट्स नहीं है, जिंदगी की कोई गहराई नहीं है। मोस्टली फिल्में 10-12 गलती से अच्छी बन गई हो तो बन गई हो, लेकिन लिटरेचर ऐसा नहीं करता ना। लिटरेचर की तो जिम्मेदारी है कि वो आपकी जिंदगी का बहुत गहराई से आपकी स्टडी करे और ऐसा एस्पेक्ट सामने लाए एग्जिस्टेंस का जो आपके लिए चौंकाने वाला हो। और दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ें अगर कोई हैं तो मुझे लगता है वो खुदा, मोहब्बत और डेमोक्रेसी है। तो मेरे नॉवल में ये चीज़ें काफ़ी बार बार आती हैं। तो खुदा को भी हम नहीं समझते हैं, ना हम डेमोक्रेसी को समझते हैं और ना हम मोहब्बत को समझते हैं। मोहब्बत के नाम पे जितनी वाहियात हरकतें हम कहते हैं और उनको मोहब्बत कहते रहते हैं। सो मोहब्बत क्या है, ये बड़ा अजीब सवाल है। हालांकि हमारे यहाँ पिछले 300 वर्षों से मोहब्बत की शायरी हुई है। उर्दू शायरी में सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं, इश्क और शराब। तो और इन दोनों का क्या रिश्ता है, इस पर तो कभी अलग से बात होगी। लेकिन तो इस नॉवल में बम्बई का एक लड़का है, बम्बई की लड़की है, लेकिन ये लड़का बम्बई में बाहर से आया है, कोंकण रीजन से, जो मेरा बर्थ प्लेस है, जो मेरा नेटिव प्लेस है। तो आई एम अ कोंकणी पर्सन, तो वहाँ से आया। अच्छा, ये भी देखिए, कोंकणी कम्युनिटी ने, जो मुस्लिम है, उन्होंने दुनिया को 2 लोग दिए हैं पिछले 100 वर्षों में। एक दाऊद इब्राहिम, दूसरा जाकिर नायक। दोनों तरह से इट्स प्रॉब्लमेटिक। एक रिलीजियस स्कॉलर होके प्रॉब्लमेटिक, दूसरा अंडरवर्ल्ड डॉन होके प्रॉब्लमेटिक। तो देयर आर वेरी फ्यू क्रिएटिव टैलेंट्स हु कैन प्रेजेंट देयर कोकन का मौसम कैसा है, कोकन की बारिश कैसी है, कोकन के समंदर कैसे हैं, कोकन के जंगल कैसे हैं, कोकन का हापुस आम कैसा है, कोकन के काजू कैसे हैं, और काजू की शराब गोवा वाले ज़्यादा पीते हैं। तो ये सब जो कोकन का एस्पेक्ट है वो नहीं आया है लिटरेचर में। तो ये कैरेक्टर उस पूरे फ्लेवर को लेकर बम्बई में जॉब सर्च करने आता है। ये 10th पास करके आता है, लेकिन 10th के क्लास में ही इसकी टीचर, क्लास टीचर, जो एक मैथमेटिक्स पढ़ाने वाली टीचर होती है, जमीला मिस, उसके साथ इसका एक तरह से रिश्ता हो जाता है। तो वो उसके लिए पहला एस्पेक्ट होता है। फिर ये बम्बई में आता है, तो बम्बई में कमाटीपुरा एक बहुत बड़ा इलाका है जहाँ पर बाजार हुस्न लगता है, यानी प्रोस्टिट्यूशंस होते हैं आज भी बहुत बड़ा। तो ये अब उसके दोस्त उसको वहाँ लेके जाते हैं, तो वहाँ पर वो शांति नाम की एक लड़की से मिलता है। और शांति जो है वो खुद उस जगह से आई है जहाँ महाराष्ट्र का वो लातूर जिला, जहाँ पे जलजला आया था, अर्थक्वेक की वजह से बहुत सारे घर तबाह हुए थे, और उसमें ये जो तबाह हाल लड़की, जिसके माँ बाप सब वहाँ मर गए, उसका एक रिलेटिव उसको बेच देता है और वो यहाँ पर आती है। तो सब किरदार कहीं ना कहीं से बहुत बुरी तरह से अफेक्टेड हैं।
असरार का बाप बहुत जल्दी वो शिप पकड़ने में, फिश पकड़ने गया था तो वो मर गया था, तो उसके बाद उसकी माँ अकेली जिंदगी गुजारती है, बच्चे को बड़ा करना है, तो उसकी जिंदगी के कुछ डार्क शेड हैं जो बेटे की जिंदगी में है। तो ये दो रिश्ते ये लड़का देखता है और ये समझता है कि ये दोनों मोहब्बतें हैं, लेकिन ये मोहब्बत नहीं है। किसी के साथ बहुत खुशगवार जिनसी रिश्ता यानी सेक्सुअल आई मीन हैविंग सेक्स विद समवन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, 5 साल 10 साल, जरूरी नहीं है कि वो मोहब्बत हो। वो जिन्स सेक्स कंप्लीटली अलग है और कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, उसको मोहब्बत की जरूरत नहीं है। बिल्कुल इसी तरह मोहब्बत इतनी इंडिपेंडेंट हो सकती है कि उसके अंदर सेक्स हो नहीं हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो छोटी छोटी चीजें जो डिवाइड करती हैं इमोशंस को, प्यार को, मोहब्बत को, अटेंशन को, इन सब का ये कैरेक्टर उनको एक्सप्लोर करता है। और बाद में नॉवेल के दरमियान में जाके इसे ये लड़की मिलती है जिसका नाम हिना है। लेकिन नॉवेल का पहला जुमला है असरार और हिना की जिंदगी का ये आखिरी दिन था, और आखिरी दिन से फिर हम इनकी कहानी शुरू करते हैं। और जब ये इससे मिलता है तो इसे पता चलता है कि वाकई में जो इश्क है, यानी हमारे लिए उर्दू में अलग अलग अल्फाज हैं, प्यार है, मोहब्बत है, उल्फत है, ऐसे 18 अल्फाज हैं। तो इश्क की जो सूरत है, इश्क में आप जिससे मोहब्बत करते हैं आपको उसकी भी जरूरत नहीं होती। जब इस स्टेज पर आ जाएं कि आप जिससे मोहब्बत कर रहे हैं, जिससे इश्क कर रहे हैं, वो हाजिर है, वो वहां नहीं है, यू आर मावरा फ्रॉम इट, यू आर अलूफ फ्रॉम इट, इट डजंट मैटर वेदर यू आर सीइंग इट और नॉट। सो वो जो एक तसव्वुफ की जो कंडीशन है उसको ही इश्क कहते हैं। तो यहां आके इस कैरेक्टर को पता चलता है कि ये जो लड़की है ये उसका इश्क है। इससे पहले जो कुछ हुआ वो सेक्स था, उसमें उसका अपना पूरे 100% इंडल्जेंस था, लेकिन उस इंडल्जेंस के बावजूद वो रिश्ते मोहब्बत का रिश्ता नहीं था, कोई छोटी सी कमियां थी, उसको इसको एहसास होता है। तो इस तरह फिल्मी स्टोरी नहीं है। हालांकि एक जर्नलिस्ट ने जो अच्छी नॉवेलिस्ट भी है कहा था कि ये फिल्मी, ऐसा नहीं है। इट्स अ वेरी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ लव स्टोरी। No, absolutely. I think there are very complex characters, and we see the evolution of the characters through the story. There's another character, almost living in the book, which comes across very strongly when you read Rosin, and that is the city of Mumbai. The whole, the novel is set in the background of Mumbai during the Mumbai floods, and Rahman has written beautifully. Some of my most favorite lines in the book are about Mumbai, in the novel. So tell us about Mumbai and why you chose that as the setting for the novel. Look, many people may be knowing the history of Urdu literature. हमारे जो बड़े राइटर्स हैं, they all come from North India. It is सादत हसन मंटो, असमत चुगताई, कृष्णचंद्र, प्रेमचंद, ये सारी इंतजार तो खैर वहाँ जाके उन्होंने लिखा, लेकिन राजेंद्र सिंह बेदी, ये उर्दू के 5 बड़े राइटर्स हैं पिछले 100 वर्षों में। कुरतुल ऐन हैदर, they all come from North India, and they with their writing, their language, they bring the culture of North India. मैं नॉर्थ इंडिया का नहीं हूँ, आई एम अ बॉम्बे प्रोडक्ट, आई एम अ बॉम्बे बॉय। तो हम जो बम्बई वाले हैं उनको वो नॉर्थ इंडिया के ईडियम्स में और उनकी ज़बान में उस रिफाइन कल्चरल एक्सपीरियंस के साथ नॉवल नहीं लिख सकते। इफ़ आई डू दैट इट विल बी फ्रॉड, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस नहीं है नॉर्थ इंडिया, ना दिल्ली है ना लखनऊ है, तो मैं कैसे लिखूंगा। सो मेरी सिटी जो है जिससे मुझे बेपना इश्क है, और मैंने ये मेरे 3-4 नॉवेलों में लिखा है कि मुझे दुनिया के किसी शहर से इश्क नहीं है। और हमको तो हैरत होती है कि बम्बई के बाहर जो रहते हैं हमको लगता है दे एग्जिस्ट और नॉट, है ना। तो आप उस शहर से इतनी मोहब्बत करते हैं कि दूसरे शहर में रहने वाले लोग आपको लगता है बेचारे पता नहीं कैसे रहते होंगे ना, क्योंकि अगर जिंदगी कहीं है तो वो बम्बई में है। तो जिस तरह कुछ राइटर्स पराग से मोहब्बत करते थे, तो उसी तरह मैं बम्बई से मोहब्बत करता हूँ। और मैंने उस शहर को मेरा पूरा एजुकेशन, मेरी सारी मोहब्बतें, मेरी ज़िंदगी में जितनी तबाहियाँ और मेरी ज़िंदगी में जितनी खुशियाँ आई हैं उसका ताल्लुक़ उस शहर से है। और उस शहर में हमने क्या सियासी तमाशा देखा है पिछले 20 वर्षों में। पॉलिटिकल पार्टीज़ का आ जाना, उसके अंदर फिर बम ब्लास्ट होना, टेररिस्टों का आना, बहुत सारी फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का सामने आ जाना, मुस्लिम स्टूडेंट्स को, हिंदू स्टूडेंट्स को मज़हब के नाम पर गुमराह करने की मूवमेंट्स का खड़ा होना, ये सब कुछ हमने देखा। और हमने उसके साथ और हमने फितरत का तूफ़ान देखा है। क़यामत ख़ैज़ बारिश देखी है 3 दिन, जो 26 जुलाई 2005 में हुई थी, जिसमें आधा शहर डूब गया था। तो उस दिन मैं कॉलेज से वापस आ रहा था, तब मैं कॉलेज में प्रिंसिपल था, और मैं काफ़ी नौजवान प्रिंसिपल था, तो फिर मैंने छोड़ दिया। It's very dangerous to be we'll young. also talk about that a bit, but उससे पहले भी अलग बात है, काफ़ी चीज़ें हैं। अभी now I work for a think tank,
तो मैं, और ट्रेनें बंद हो गई थी, सारा सारा कम्युनिकेशन खत्म हो गया था, मेरी वाइफ कहाँ थी मुझे पता नहीं, दूसरे दिन पता चला, एंड फॉर द गुड रीजन शी वॉज विथ हर प्रिंसिपल। तो ये सारा सब कुछ पता चला, और जब मैं आया मेरे घर से, स्टेशन से मेरे घर तक, तो कमर के ऊपर तक पानी था। तो हमने, और उस रात मैं बैठकर बियर पीता रहा और मैं सोचता रहा ये शहर डूब जाएगा तो क्या होगा, इसकी कहानी कौन लिखेगा। और उस रात, वो बड़ी बदनसीब रात थी, रोशनी भी नहीं थी, बिजली गुल थी, और मेरे पास एक ही आखिरी बियर बची हुई थी, और पूरी रात तन्हा अकेले गुजारनी थी। और उसी रात मुझे लगा कि ये जो हुआ है इस शहर के साथ, और फिर हम दूसरे दिन तीसरे दिन उसकी खबरें पढ़ते रहे। मैंने इरादा कर लिया था कि मैं इस तूफानी बरसात पर नॉवल लिखूंगा, या मेरे नॉवल में ये वहशत और ये बारिश आएगी जिसका हमारा पूरा तजुर्बा नहीं है। और मेरे पेरेंट्स और उनके पेरेंट्स कहते हैं कि ऐसी खतरनाक बारिश इतने कम पीरियड में नहीं हुई थी कभी। तो इसलिए नॉवल का जो पहला पैराग्राफ भी है वो वहीं से शुरू होता है कि बंबई में मूसलाधार बारिश हो रही है, और ऐसा लग रहा है कि आबशार यानी वाटरफॉल गिर रहा है, और बादल टूटकर शहर पर बरस पड़े हैं, और शहर की सारी सड़कों पर तो पानी भर गया है, शहर के अंदर से जितना ड्रेनेज सिस्टम है वो भी फुल हो गया है, और समंदर का पानी ड्रेनेज सिस्टम के साथ लड़ रहा है, झगड़ रहा है, और हमारी जो गॉडेस है मुंबा देवी की, उसके जो देवता हैं वो सब परेशान हैं कि अब शहर को कैसे बचाया जाए। तो क्या ब्रह्मा ने 4000 साल पहले मुंबा देवी को ये सब बता दिया था? With this question novel starts. No, absolutely. And like I said, there are beautiful depictions of Mumbai, how you see Mumbai through the local train, Mumbai in the rains, very evocative, and when you read it, you will realize what I'm talking about. But there's also the portrayal of Satan, in Rosin, and you've done it in a very interesting way. So tell us a bit about that. हर शरीफ आदमी के दिल में शैतान होता है, बल्कि जिसके दिल में शैतान नहीं होता है वो काफी खतरनाक होता है, फॉर रिलीजन एंड फॉर डेमोक्रेसी बोथ। Satan is a question. I mean, Satan is a question mark. Satan is the first secular soul. तो सैतान का प्रॉब्लम, मैंने जो रिलीजियस लिटरेचर पढ़ा है जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम का, वहाँ पे सैतान का नरेटिव नहीं है, सैतान की तरफ से उसके बारे में कुछ बताया नहीं जा रहा है हमको। इवन कुरान का जो पूरा आर्ग्यूमेंट है कि सैतान ने कैसे बेवफाई की, उनको कहा गया कि हमने आदम बनाया है, तुम इसको सरेंडर कर लो, इसको सजदा कर लो, यानी इसको अपना बॉस मान लो। तो सैतान बोला कि ये तो मिट्टी से बना है और मैं फायर से बनाऊँ तो आई एम सुपीरियर, और मैं अपने से कमज़ोर चीज़ को सरेंडर नहीं करूँगा। तो गॉड को गुस्सा आया और उसने कहा कि अभी जा, मैं तेरी वाट लगा दूंगा। तो और फिर वो सारा खेल शुरू हुआ। द सेम वर्जन आर इन ऑल दिस थ्री सामी मज़ाहिब। तो यहाँ अब हम पिछले कई वर्षों से, 150 वर्षों से यूरोप में देख रहे हैं कि काफ़ी सैटानिक मूवमेंट्स खड़ी हुई हैं जिन्होंने सैतान के या लूसीफर के पॉइंट ऑफ व्यू को पेश करने की कोशिश की है। और इंडिया में भी लूसीफर के वर्शिपर्स बहुत बढ़ रहे हैं। तो नॉवेल में मैंने वो पूरा डाटा बहुत सारी किताबों से लिया है और लिखा है। बेंगलोर, बॉम्बे में भी वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काफ़ी सीक्रेटली काम करती हैं, और उनका ये आर्ग्यूमेंट है कि लूसीफर जो है वो डार्कनेस का गॉड है, ही इज अ स्टार, ही इज अ मून ऑफ डार्कनेस, और उसके साथ धोखा हुआ है, उसके साथ फ्रॉड हुआ है, और उसको एडम को पावर देने के लिए उसके साथ छल कपट हुआ है, और उसको सब कुछ पता था कि उसके साथ होने वाला है, फिर भी उसने उस वक्त कुछ बोला नहीं, क्योंकि उसको पता है कि एक दिन ये जिसने इसे धोखा दिया है वो उसको शिकस्त दे देगा, ही विल डिफीट द गॉड। और डिफीट ये होगा कि जब दुनिया के अंदर लूसीफर के वर्शिपर्स बढ़ जाएंगे और गॉड के वर्शिपर्स कम हो जाएंगे, तो लूसीफर एंड हिज आर्मी विल अटैक the territory of God, and they will invade it, and they will start, then they will establish the rule of law and the true religion of the world or the universe. तो ये एक आर्गुमेंट बहुत चल रहा है अंदर ही अंदर, अमेरिका में, ब्रिटेन में, यूरोप में, इंडिया में। तो वो हमको बड़ा अच्छा लगा, इट्स वेरी रोमांटिक। तो उसको भी हमने लाया, क्योंकि जब तक हम गॉड और लूसीफर का क्लैश और उनका बेट्रायल नहीं समझेंगे, हम मर्द और औरत और मर्द और मर्द और औरत इन सब के रिश्तों में जो बेट्रायल है उसको नहीं समझ सकते। तो बेट्रायल को अगर पूरे उसके पर्सपेक्टिव में समझना है तो पहले ग्रेट बेट्रायल को समझना होगा,
कि क्यों हम आज तक ये समझते हैं कि लूसीफर ही गलत था, वाई डिड वी एक्सेप्ट वन साइड आर्ग्यूमेंट, और वो कैसा खुदा है जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन भेजता है जिसमें उसके सारे फैसले सही हैं, लूसीफर की तरफ से कोई उसका केस लड़ने वाला नहीं है। क्या आप ऐसी जुडिशरी में, ऐसे कोर्ट में जाना चाहते हैं जहां आपको वकील ही नहीं मिलेगा और जो जज होगा उसके अपने 100 वकील होंगे? सो दैट वाज द केस, सो आई ब्रिंग सैटानिज्म इन नॉवेल. Yeah, I think it is very relevant to our times. But you know, we don't have much time. I will let the audience also ask a few questions. So this is my last question to you, Rehman, and after that I'll open the floor for a few questions. You know, the beginning of the novel, you know, sort of predicts the doom for the lead characters, and you know, you say this is the last day in the lives of, you know, the characters. How is it connected to the end, you know? वेरी सिंपल. मैंने बहुत सारे नॉवेल ऐसे पढ़े हैं जिसमें हमको पता चल जाता है कि क्लाइमैक्स में क्या होने वाला है. नॉवेल पढ़ते हुए पता चल जाता है. मेरे सामने एक चैलेंज था, बिकॉज उससे पहले मैंने 3 नॉवेल लिखे थे, ये चौथा नॉवेल था. मैं चाहता था कि नहीं, और आपको बताया जाता है बचपन से, जो रीडर्स होते हैं उनको, कि देखो इसमें बहुत सस्पेंस होगा, आपको पता नहीं चलेगा कि क्या होने वाला है, एंड यू विल कीप रीडिंग एंड रीडिंग. आई सेड लेट मी ब्रेक दिस मोनोटोनी. मैं इसको तोड़ सकता हूं, मैं बोल दूंगा जाइए दोनों मर गए, क्या करने का है? क्या उसके बाद, यानी आपको पता चल गया कि दोनों कैरेक्टर मर गए, और उसके बाद भी एक राइटर को इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो 350 पेजेस उस रीडर को पढ़ने के लिए मजबूर करेगा. इट विल बी अ चैलेंज फॉर यू एज अ राइटर कि सब कुछ पता चल गया फिर भी ऐसा क्या हो सकता है उसमें कि वो रीडर पढ़ेगा. एंड आई एम रियली हैप्पी. मेरा ख्याल है कि कुछ राइटर खुशनसीब होते हैं. आमतौर पे राइटर पैदाइशी तौर पे बदनसीब होते हैं, बट कुछ राइटर खुशनसीब होते हैं कि उनको पढ़ने वाले मिल जाते हैं. तो हमारी ये किताब पब्लिश हुई, ये यहाँ पब्लिश हुई, फिर इसका पाकिस्तान के एडिशंस आए, फिर जर्मनी में छपी है, अभी फ्रांस में छप रही है, हिंदी में है, इंग्लिश में, और उर्दू में तो इसकी पीडीएफ लोगों ने इतनी चोरी की, हम आपको क्या बताएं. तो उसकी वजह यह है कि कहीं ना कहीं हम जिंदगी से बहुत सीरियस है. उर्दू में हुआ ये पिछले 100 वर्षों में, और बिकॉज बहुत सारे लोगों ने मंटो को पढ़ा है, बेदी को पढ़ा है, इस्मत आपा को पढ़ा है. हमारा लिटरेचर कनेक्ट हो गया था प्रोस्टिट्यूशन से. मंटो ने जो बड़ी कहानियां लिखी वो प्रोस्टिट्यूट्स की लाइफ के बारे में लिखी. तो मर्द और औरत का रिश्ता, इसके अंदर क्या क्या तलाश किया जा सकता है, कितनी खूबसूरतियां, कितनी खूबसूरती, और क्या डायमेंशंस हो सकते हैं एक अच्छे रिश्ते के. एक खराब रिश्ता भी अगर खराब रिश्ता बनता है तो वो कैसे डिक्लाइन होता है ग्रेजुअली. तो उस पूरे प्रोसेस को अगर हम खूबसूरती से लिखते हैं, देखते हैं, तो लिटरेचर जिंदगी से कनेक्ट होता है और वो रीडर से कनेक्ट होता है. तो जब तक लिटरेचर पढ़ने वाले से कनेक्ट नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि उसको अच्छी रीडरशिप मिलेगी. तो कहीं ना कहीं मेरी कोशिश होती है कि हम लिटरेचर को पढ़ने वाले से कनेक्ट करें. और वो आखिर में जाके हो जाता है, यानी ये जो हमने भविष्यवाणी की है वो आखिर में जाके उसका डिस्क्रिप्शन हो जाता है. No, absolutely. It is a very unique opening, and that is why I wanted to bring it up. I will open. I'm just tempted to ask one more question before I get to the audience, because Rehman has written 5 novels in Urdu so far, and his new work, his latest work, is an epic novel called Zindeeg. So before we get into the questions, would you like to give a glimpse into your new work? हाँ. मुझे ऐसा लगता है कि आई एम द फर्स्ट उर्दू राइटर हु गॉट यूरोपियन स्कॉलरशिप टू राइट नॉवल इन उर्दू. तो हमको यूरोप के 5 ममालिक घूमने का मौका मिला. हम भी घूमते रहे, थोड़ी आवारागर्दी की थोड़ी सी. हमने कभी, गरीब लोग क्या करेंगे, यूरोप को देखते हैं तो खुश हो जाते हैं. सो आई गॉट दिस स्कॉलरशिप टू स्टडी बेसिकली होलोकॉस्ट एंड द पास्ट ऑफ नाजिज्म. नाजिज्म के पहले 30 ईयर्स जो थे बिफोर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, हाउ हिटलर कम इन पावर में आने के लिए हिटलर ने क्या कुछ किया, हाउ ही टारगेटेड जूस को कैसे पूरा सेग्रीगेट किया गया, और फिर एक सोसाइटी कैसे इनसेंसिटिव बनाई गई जिसने यहूदियों के खिलाफ इतना बड़ा कदम उठाया, जिससे आज पूरी जर्मन कौम आज भी शर्मिंदा है, और जब तक ये दुनिया रहेगी उनको शर्मिंदा रहना पड़ेगा. तो ऐसा क्या हो जाता है पॉलिटिकली, हिटलर जैसे लोग पैदा क्यों होते हैं, वो स्टडी करनी थी. उसके लिए मुझे स्कॉलरशिप मिली थी. तो मैं चेकोस्लोवाकिया गया, ऑस्ट्रिया गया, जर्मनी में तो रहा ही मैं कई दिनों तक. आई मेट डिफरेंट पीपल इन सारे कंट्रीज में. होलोकॉस्ट म्यूजियम में मैं बहुत सारे गया हूँ, मैंने देखा है, मैंने भुगता है. तो मेरे नॉवेल का ये था कि यूरोप का जो पास्ट है,
और एशिया का जो फ्यूचर है मुझे उसमें काफ़ी सिमिलैरिटीज़ नज़र आ रही थी नॉवेल के स्तर पर। यानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन 3 कंट्रीज़ में, फॉरगेट अफगानिस्तान, वो तो वैसे ही जली हुई कोयले की कान है, लेकिन इन 3 कंट्रीज़ में माइनॉरिटीज़ के जो कंसर्न हैं वो बहुत सीरियस हैं। हिंदू, सिख, अहमदीज आर कंप्लीटली इनसेक्योर इन पाकिस्तान। हिंदुस्तान में कौन इनसेक्योर है ये बोलने की मुझे ज़रूरत नहीं है। सो ये इनसेक्योरिटी जो बड़ी है, क्या ये काफ़ी सिमिलर है जैसी इनसेक्योरिटीज जूज ने फेस की हैं यूरोप में? ये एक स्टडी का पहलू था। लेकिन इसके साथ ये सब नहीं है। नॉवेल हमारा शुरू होता है, हमारा हीरो जो है वो आर्मी जनरल है और वो पैदा हुआ है भारत की आर्मी को सर्व करने के लिए। ही इज अ स्टाउंच बिलीवर इन द आर्मी। वो मरने के लिए पैदा हुआ है। तो ऐसा आर्मी सोल्जर है वो, और उसका पूरा फेथ महाभारत में है और पौराणिक कथाओं में है। और उसका सिविलाइजेशन, जो इंडियन सिविलाइजेशन है, उसमें इतना स्ट्रॉन्ग फेथ है कि जब वो बहुत बड़ा चीफ बन जाता है मिलिट्री सीक्रेट विंग का, और जब वो देखता है कि काफ़ी मैनिपुलेशन हो रहा है, मीडिया को मैनिपुलेट किया जा रहा है, इसको जजेस को कत्ल किया जा रहा है, तब भी वो यकीन नहीं करता है। उसको लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा करती रहेंगी लेकिन हमारी डेमोक्रेसी को कुछ नहीं होगा, आर्मी की जो ट्रेडिशन है, हिस्ट्री है, उसको कुछ नहीं होगा। और वो फेथ उसके साथ क्या करता है। प्लस ये कहानी 2075 के क्लाइमैक्स की है, जहां पर जाकर हम एक अजीब जंग देखते हैं, और इस जंग का ताल्लुक जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, इनके तीनों की स्टडी करने के बाद इन्होंने फ्यूचर वॉर का जो प्रेडिक्शन किया है, इट हैज सम कनेक्टिविटी विद द फ्यूचर वॉर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो चूंकि 15 साल मैंने जियोपॉलिटिक्स पे काम किया एज अ रिसर्चर, देयर आर लॉट ऑफ वॉर नैरेटिव्स गोइंग ऑन बिटवीन यूरोप, रशिया, यूक्रेन में आपने देखा, कभी किसी ने सोचा नहीं था कि यूक्रेन पर वॉर होगा। किसी भी दिन आने वाले बरसों में चाइना के साथ हमारा बॉर्डर का क्या हो रहा है पिछले 2 साल से आप जानते हैं, और ये जंग हमें तबाह कर सकती है। तो एंटी वॉर नॉवेल है, लेकिन उसमें काफी रिश्तों के उतार चढ़ाव का भी बयान है। Thank you, Raman. Can we just take a couple of questions? We have a couple of minutes, I think. We have time for one question. Okay, all right. Gentleman in the front. In your novel, anything about the comparison between the rich and the poor and the inequalities, etc.? That's one. Second is, who financed Hitler in the 1920s, 30s to make such a big war machine, if not the Jews? किसने finance किया था? चल जाएगा होटल का और उसका क्या फ़र्क है। तो ये काफ़ी नॉवेल में आया है, लेकिन हिटलर के साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। अब सवाल ये तो है कि हिटलर को किन लोगों ने इनिशियल स्टेज पे फाइनेंस किया, कौन सी कंट्रीज़ थी जो आखिर तक उस पर खामोश रहीं, उसके बारे में कुछ नहीं कहा, कौन सी कंट्रीज़ थी जिन्होंने उसको टेक्नोलॉजी सप्लाई की। हम सब जानते हैं बहुत सारे साइंटिस्ट उसके यहाँ ऐसे थे जिन्होंने मैंने देखे हैं वो, जहाँ पर औरतों के बाल नाखून निकाल कर उससे बिजनेस ट्रेड करना था, साबुन बनाना था, ऐसी चीज़ें बनानी थी। तो ये सारा उसको टेक्नोलॉजी वगैरह कहाँ से आई है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, लेकिन हमारी दुनिया के लिए क्या अच्छा है ये हमें सोचना है। हम अपने देश को, अपने पूरे रीजन को कैसे किसी भी तरह की वायलेंस से बचा सकते हैं। आई थिंक राइटर का कंसर्न ये बहुत ज़्यादा होना चाहिए। और आज भी दुनिया की लेवल पर क्या हो रहा है आप जानते हैं, लेकिन राइटर का काम ये है कि हाउ कैन वी क्रिएट पीस, हाउ कैन वी स्पीक फॉर टुगेदरनेस। Thank you.